हेलो दोस्तों, आज हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड वैलिडेशन का वाइट बॉक्स टेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है कि वाइट बॉक्स को हम ग्लास बॉक्स और स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो ग्लास बॉक्स मीन्स जैसे हम ग्लास के आर पार देख सकते हैं या इंटरनल जो भी कुछ है उसमें वो हम देख सकते हैं। तो ऐसे ये टेस्टिंग ऐसे होती है कि हमें जो इंटरनल वर्किंग उसकी है, जो नॉन होती है, कैसे वो डिज़ाइन किया गया है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है कोड, या फिर उसका कोड क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है। ये क्या टेस्टिंग क्या है कि इसमें जो टेस्टर होता है वो मेनली डेवलपर होता है और उसको कोडिंग की नॉलेज होती है। तो ये जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग एक रिप्रेजेंटेशन है इसका एक। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम चेक क्या करते हैं कि अगर इंटरनल वर्किंग चेक करें तो अंदर से वो सिस्टम कितना मजबूत है, उसमें कुछ सिक्योरिटी होल्स तो नहीं है, ये हम टेस्ट करते हैं उसमें। और कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है या नहीं है, मतलब पुअरली स्ट्रक्चर्ड तो नहीं है, वहाँ पे कोड सही से लिखा हुआ है या नहीं है, फंक्शनलिटी जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो हैं वो हमने जो चाहे हैं वो रिजल्ट्स है या कुछ और रिजल्ट्स आ रहे हैं, और लूप्स जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये हम जो भी चेक करते हैं वो फ्लो ऑफ डेटा चेक करते हैं, मतलब डेटा कैसे फ्लो कर रहा है उसमें प्रोग्राम में, और जो कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा कैसे फ्लो कर रहा है वो चेक करते हैं हम, और यही वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के लिए कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन या ब्रांच कवरेज और पाथ कवरेज। तो स्टेटमेंट कवरेज में क्या होता है कि हमारे जो प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट्स है या जितनी भी कोड लाइंस लिखी हुई है हम उन सबको टेस्ट करते हैं। एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करके टेस्ट करते हैं कि हाँ ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही से या प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि स्टेटमेंट कवरेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड टेस्ट स्टेटमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू 100, अगर परसेंट में बात करें तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने जो स्टेटमेंट कवरेज टेस्ट किया उसका, इसमें क्या हो गया, जो कोड हमने कोड लिख तो दिया हमने प्रोग्राम में लेकिन वो कभी यूज में नहीं आया, तो हम उसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं वहाँ से। डेड कोड कि जो कोड है वो रीचेबल नहीं है, मीन्स हमने कोई रिटर्न स्टेटमेंट लिख दिया, उसके नीचे अगर कोई कोड यूज किया है तो उसके लिए। और मिसिंग स्टेटमेंट्स मीन्स हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखने से ही रह गए, हमने मतलब इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें क्या है कि एक प्रिंट फंक्शन है जो ए और बी इंटीजर इनपुट लेता है, उनको सम करता है और ये आउटपुट देता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इनपुट टेस्ट केस में लेते हैं कि ए 3 लेते हैं और बी 2 लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम इनपुट ए एंड बी 3 एंड 2 देते हैं तो जो 5 लाइन्स है वो एग्जीक्यूट होती है इसमें, मतलब इफ जो कंडीशन है वो ट्रू होती है और वो पॉजिटिव प्रिंट करता है। तो इसमें टोटल हमारे प्रोग्राम में 7 लाइन्स है, उनमें से 5 एग्जीक्यूट हुई है। इट मीन्स अगर परसेंट निकाले तो 71% हमारा कोड या स्टेटमेंट कवरेज हो गया है। अब यहाँ पे जो फॉल्स कंडीशन चेक नहीं हुए और जो प्रिंट नेगेटिव है, ये 2 स्टेटमेंट्स है वो चेक नहीं हुए। तो ये हम है जो सेकंड टेस्ट केस में करेंगे, क्योंकि हमें 100% टेस्ट स्टेटमेंट्स कवर करने हैं या एटलीस्ट वंस हमको वो कवर एग्जीक्यूट करना ही करना है। अब हमने क्या किया कि टेस्ट केस फॉल्स कर दिया, इट मीन्स हमने ए और बी की नेगेटिव वैल्यू दे दी, तो हमारा नेगेटिव प्रिंट कराना चाहिए। यहाँ पर 6 लाइन्स एग्जीक्यूट होती है और 85% हमारा स्टेटमेंट कवरेज हो जाता है। लेकिन अगर हम एक एक को लेते हैं तो 100% नहीं होता है, इसलिए हम 2 टेस्ट केस हमें रिक्वायर्ड है मिनिमम, जिससे हम 100% टेस्ट केस एग्जीक्यूशन कर देते हैं। तो अगर इसके लिए हम टेस्ट केस बनाएं तो एक टेबल क्रिएट करते हैं उसमें, जिसमें कि टेस्ट केस आईडी जो हर एक टेस्ट केस के लिए यूनिक होती है, टेस्ट केस सूट जो सेट ऑफ टेस्ट केस होता है। अब इनपुट ए और बी दिया 2 और 3, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो प्रोग्राम अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या वो प्रिंट करा रहा है पॉजिटिव, और हमने एक्सपेक्ट भी यही किया है कि वो पॉजिटिव प्रिंट कराए, इट मीन्स एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो आउटकम्स है वो सेम है, तो टेस्ट केस पास्ड। सेकंड टेस्ट केस में हमने ए और बी दोनों को नेगेटिव लिया है,
और नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है और एक्सपेक्टेड भी नेगेटिव है तो टेस्ट केस पास्ड। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं नेगेटिव और रिजल्ट पॉजिटिव शो करते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल। तो इसमें क्या है कि हमको जो सभी स्टेटमेंट्स है 1 2 3 5 और 4 वो सभी एग्जीक्यूट करने हैं। अगर मैं एक सीक्वेंस फॉलो करूं 1 2 3 एंड 5, तो मेरा फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो कवर नहीं हो रहा है या एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो मुझे इसके लिए 2 टेस्ट करने होंगे, जो एक 3 को कवर करेगा और सेकंड वाला 4 को कवर करेगा। तो इसके एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो रहेगा 1 2 3 5 और सेकंड टेस्ट का होएगा 1 2 4 एंड 5। अब नेक्स्ट है ब्रांच कवरेज। अब ब्रांच कवरेज का मीन्स ये है कि मुझे स्टेटमेंट्स पर फोकस नहीं करना है। जो ब्रांच, जो मेरा प्रेडिकेट नोड है जो ब्रांच क्रिएट कर रहा है, तो मुझे वो सारी जो ब्रांच है उनको एटलीस्ट वंस या मिनिमम एक बार तो मेरे को कवर करना ही है। तो इसके लिए ब्रांच कवरेज के लिए मेरे पास फॉर्मूला होएगा नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड ब्रांचेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस, और परसेंटेज करें तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो अब ब्रांच कवरेज के एडवांटेज क्या हुआ? अलाउ यू टू वैलिडेट ऑल द ब्रांचेज इन द कोड। इट मीन्स जितने भी मेरे कोड में ब्रांचेज हैं प्रेडिकेट नोड के साथ में, उन सब को मैं टेस्ट कर लूंगा और वैलिडेट करूंगा कि हाँ ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है। और ये है कि जब अगर मैं ब्रांच को टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे पता लगेगा कि वो अब नॉर्मल तो नहीं है, मतलब जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूशन हो रहा है उस ब्रांच का या कोड का या नहीं। या फिर जो कुछ स्टेटमेंट कवरेज में रह गया है वो हम ब्रांच कवरेज में कवर कर लेते हैं, या किसी और टेस्टिंग में कोई कोड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन से रह रहा है तो यहाँ पे कवर हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं, जैसे अगर कोई कुछ कोड्स रह गए हैं टेस्ट करने, इसका मतलब कुछ एग्जीक्यूशंस रह गए हैं, तो कोई एक ब्रांच है वो टेस्ट करने से रह गई है, इसलिए उसका कोड हम टेस्ट नहीं कर पाए, तो वो भी यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। और एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ कोड कवरेज है। बूलियन एक्सप्रेशंस को भी कवर करता है। इट मीन्स जब हम प्रेडिकेट नोड लेते हैं, ब्रांच कब होएगी, या हमारा जंप इंस्ट्रक्शन होएगा या कोई प्रेडिकेट नोड होएगा तभी ब्रांच होएगी, तो उसमें हम कंडीशन चेक करते हैं वो ट्रू या फॉल्स के बेस पे काम करती है। तो अभी एग्जांपल लेते हैं दूसरे वाला। तो इसमें क्या है कि मेरे को ओनली ब्रांच कवर करनी है, तो अगर मैं ब्रांच कवर करूं 1 2 3 और 5 से, तो मेरी जो 4 नंबर जो स्टेटमेंट्स वाली जो ब्रांच है वो कवर नहीं हो रही है। अगर मैं इसके अलावा एक टेस्ट केस लेता हूँ 1 2 4 3 एंड 5, ओनली एक ही लेता हूँ, तब भी मेरी एक ब्रांच 2 से 3 वाली ब्रांच कवर नहीं हो रही है, तो मुझे इसमें मिनिमम 2 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे जो कवर करे 1 2 3 5 एंड 1 2 4 3 5। तो 2 अगर ट्रू में, अगर 2 पे अगर प्रेडिकेट नोड है मेरा, तो 2 अगर ट्रू होता है, सपोज करो 2 ट्रू है, 1 2 3 5 एग्जीक्यूट होता है, तो हम मुझे एक फॉल्स केस लेके 1 2 4 3 5 जो सेकंड या अदर ब्रांच है उसको भी कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट कवरेज की इस एग्जांपल के लिए, तो इसमें क्या है कि मुझे ब्रांच से मतलब नहीं है, मुझे क्या है कि कम से कम एक बार मेरा हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ 1 2 4 3 5, तो इसमें मेरे क्या है कि सारे स्टेटमेंट्स कवर हो रहे हैं और मैं एक केस में इनको कवर कर पा रहा हूँ। अब है पाथ कवरेज। पाथ कवरेज मीन्स जो प्रेडिकेट नोड डिफरेंट पाथ्स जो क्रिएट करते हैं उनको कवर करना है। तो हमारे फ्लोग्राफ में जो भी पाथ्स है उनको हम टेस्ट करेंगे और उनको चेक करेंगे कि जो पाथ के बीच में, मतलब पाथ में जो भी हमारे स्टेटमेंट्स या जो भी कोई फंक्शंस या एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो इसके लिए जो फ्लो ग्राफ होता है, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एंड ग्राफ मैट्रिक्स आर यूज टू अराइव एट द बेसिस पाथ। मीन्स जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कैलकुलेट करते हैं पाथ से, और उसमें कि कोई लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके पॉसिबल कंट्रोल्स क्या क्या हैं। अब पाथ कवरेज में आती है साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो हमारा फ्लो ग्राफ होता है उसमें जो भी इंडिपेंडेंट पाथ्स होते हैं वो ही हमारी नंबर ऑफ साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ्स इन फ्लो ग्राफ इज इक्वल्स टू साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ्स के लिए। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी के लिए जो मेथड्स होते हैं वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ इन फ्लो ग्राफ, या फिर नंबर ऑफ प्रेडिकेट नोड प्लस वन मीन्स P+1। P यहाँ पर प्रेडिकेट नोड है, या जो हमारे जो ब्रांच क्रिएट करते हैं या डिसीजन नोड जो होते हैं वो है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ एज माइनस नंबर ऑफ नोड प्लस 2। तो हमारा जो फ्लो ग्राफ है उसमें कितनी एज है वो माइनस उसमें नोड्स कितने हैं। नोड्स मीन जो नॉर्मल नोड है और प्रेडिकेट नोड है दोनों इंक्लूडेड हैं, और प्लस 2 हमारा फॉर्मूला होएगा। तो अभी यहाँ पर अगर हम चेक करें तो इसमें कितने पॉसिबल पाथ्स हैं वही हमारी इस ग्राफ के लिए या इस फ्लो ग्राफ के लिए साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो नंबर ऑफ पाथ्स अगर हम चेक करें तो वो है 1 2 3 4 5 2 6 1 7। तो ठीक है, मैं सीक्वेंस के साथ बता देता हूँ। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से स्टार्ट करते हैं कि इनिशियल नोड या स्टार्ट नोड 1 है, तो 1 एंड 7 हमारा एंड नोड है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट पाथ है 1 2 6 1 एंड 7। तो नेक्स्ट पाथ होगा 1 2 3 5 2 6 1 7। तो इसके अलावा एक और पाथ होगा 1 2 3 4 5 2 6 1 7। तो मतलब ये जो सारे पाथ हैं जो पॉसिबल पाथ्स हैं कि हमारे प्रेडिकेट नोड यहाँ पर है 1 2 एंड 3। तो 1 पे जाएंगे तो एक प्रेडिकेट नोड है, इसका मतलब ट्रू एंड फॉल्स दो कंडीशंस होएगी, तो उसके लिए एक पाथ होएगा। 2 पे जाएंगे एंड ट्रू एंड फॉल्स दोनों के लिए एक पाथ है। 3 पे जाएंगे, 3 हमारा प्रेडिकेट नोड है तो उसमें भी ट्रू एंड फॉल्स। तो 1 से हम 2 पे भी जा सकते हैं और 7 पे भी जा सकते हैं। 2 से हम 6 पे भी जा सकते हैं और 3 पे भी जा सकते हैं। 3 से हम 4 पर भी जा सकते हैं और 5 पर भी जा सकते हैं। ऐसे हमारे पास जो पाथ्स हैं वो कंप्लीट 4 इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं। अगर हम E-n+2 से कैलकुलेट करते हैं तो हमारे नोड्स हैं वो टोटल नोड 7 हैं। एजेस हैं वो नोड 1 और 2 के बीच में जो कनेक्शन है वो हमारी एज होएगी। तो ऐसे 9 एजेस हैं और 2, तो 9 - 7 + 2 = 4 हमारी साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और प्रेडिकेट नोड हमारे या पी नोड हमारे 3 है, तो 3 + 1 4 हो गए। तो साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं कि इंडिपेंडेंट पाथ्स को डिटरमाइन या फाइंड आउट करने के लिए। और ये भी चेक करते हैं कि जो भी हमारे पॉसिबल पाथ्स है वो कम से कम एक बार टेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। इससे क्या है कि जो भी हमारे पाथ्स या प्रोग्राम की जो रिस्क कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमको उसको इवेलुएट करते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं तो स्टेटमेंट कवरेज के लिए हमारे को एक ही टेस्ट करना पड़ेगा, तो वो है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 एंड वंस अगेन 2, 6, 1 एंड 7। तो हमने सारे स्टेटमेंट्स या सारे नोड कवर कर लिए हैं, तो एक केस। अगर हम ब्रांच कवरेज की बात करें तो 1 2 3 4 5 2 6 1 7 एंड 5 रह गया, तो उसके लिए हम कवर करेंगे 1 2 3 5 2 6 1 एंड 7। तो ऐसे हम तो इस केस में हमें पाथ्स कवर करने हैं तो 4 केस बनाने पड़ेंगे। जो पॉसिबल पाथ्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं।
अगर स्टेटमेंट कवर करना है तो एक केस में कंप्लीट हम स्टेटमेंट कवर कर लेंगे, और अगर हमें ब्रांच कवरेज करनी है, मतलब सारी जो भी अवेलेबल ब्रांच है वो कवर करनी है, तो 2 टेस्ट केसेस में हम या 2 टेस्ट में हम वो पास कर लेंगे।